सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू उड़ान इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्या आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही विशेष और बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसका कारण है कि इस वीडियो के लिए मुझे काफी समय से बोला जा रहा था, काफी डिमांड थी इस वीडियो की कि मैडम इस पर एक वीडियो बनाइए। तो जो विषय है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है, आज हम कोई टॉपिक को पढ़ने नहीं वाले हैं, ना ही कोई एमसीक्यू को टिपिकल सॉल्व करने वाले हैं। हम आज सीखने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कैसे किया जाए, पैसेज के साथ डील कैसे किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा होती है, फोकस मैं सीधे उसी पर कर रही हूँ। जो मेरी शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, उस शिक्षक भर्ती की परीक्षा में चाहे आप टीचर लो, चाहे आप असिस्टेंट टीचर लो, शिक्षक भर्ती की परीक्षा में जो कॉम्प्रिहेंशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज ही अच्छा खासा होता है। वैसे तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ए, दूसरा पेडागोजी। जो पार्ट ए है कॉम्प्रिहेंशन का, उसका वेटेज आप सभी जानते हैं कि 15 अंकों का होता है, जिसका 7-4-4 में डिवीजन है। 7-4-4 ये 7 नंबर के आपको कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, 4 नंबर का आपको ग्रामर मिलता है और अगला 4 नंबर का आपको मिलता है वोकैब। कुल पैसेज की संख्या कितनी होगी करके बताया गया है, सिलेबस में क्लैरिफाई है। 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे जिसमें 7-4-4 का क्या होगा, आपका वेटेज होगा। इसी बात को आगे बढ़ाएं तो पार्ट ए तो हमारा कौन सा था, कॉम्प्रिहेंशन था। पार्ट बी कौन सा होता है, पेडागोजी होता है, और इस पेडागोजी का वेटेज होता है 10 अंकों का, जिसमें हमको कुल 9 टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है। तो शिक्षक भर्ती की परीक्षा में जैसे कि हम सभी जानते हैं, कॉम्प्रिहेंशन का वेटेज अच्छा खासा है 15 नंबर। इस 15 नंबर में आपको 2 पैसेज पूछे जाएंगे। ये केवल पैसेज ही नहीं हो सकते, ये आपको एक पोयम और एक पैसेज के पैटर्न में भी दिया जा सकता है। तो 2 तरीके से होता है क्वेश्चन। दोनों में ही 7 नंबर के 7 क्वेश्चन आपके उस पैसेज या पोयम से रिलेटेड रहेंगे, 4 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड रहेंगे, दोनों पोयम्स के और पैसेज के 2-2 करके। और अगर बोला जाए 4 नंबर और 4 क्वेश्चन वोकैबुलरी मतलब शब्दावली से रिलेटेड रहेंगे। तो कुल मिला के आप समझ पा रहे हैं कि आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आज डील करने वाले हैं इस कॉम्प्रिहेंशन से। इस कॉम्प्रिहेंशन को ही डील करना, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, स्लाइड ओपन होके आया है, कॉम्प्रिहेंशन को डील करना ही हमारे लिए एक चुनौती का काम हो जाता है। कभी कभी बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत मुश्किलें जाती है। कोशिश करेंगे बहुत आसान तरीके से, बहुत सही एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ मैं आपको इसको कराऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस वीडियो में जैसे कि मैंने बोला, मैं आपको एक पोयम सॉल्व कराऊंगी, एक मैं आपको पोयम पैटर्न में दिया हुआ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कराऊंगी, और एक मैं आपको सॉल्व कराऊंगी पैसेज। इन दोनों को देख के आप कहीं ना कहीं एक अप्रोच जरूर विकसित कर लोगे, अप्रोच समझ जाओगे कि एग्जाम में अपने को करना क्या है। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि यदि आपको कॉम्प्रिहेंशन को अपना सॉल्व करना है, सही तरीके से सॉल्व करना है, आपको अंग्रेजी की एक अच्छी समझ होनी बहुत जरूरी है, और उस अंग्रेजी की समझ को आप विकसित कर सकते हो ग्रामर और वोकैब पर काम करके। ग्रामर का मतलब व्याकरण, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, जो भी आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगर बोला जाए वोकैब, शब्दावली, इसमें मुख्यतः कौन कौन शामिल होगा, समानार्थी, विपरीत, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सभी। तो इस हिसाब से अब ग्रामर और वोकैब की एक अच्छी खासी अगर समझ अपने अंदर रख लेते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन और साथ ही ये 15 नंबर आपके हाथ का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि मैंने आपको बोला, हम एक पोयम डील करेंगे और एक पैसेज डील करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पोयम से। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखकर आया है, बिल्कुल हूबहू एग्जाम में ऐसा ही लिखकर वो आएगा। कहता है यहाँ पर कि रीड द फॉलोइंग पोयम केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 to 8 बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। कहता है कि इस पोयम को ध्यानपूर्वक पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, और कुछ प्रश्नों के इससे संबंधित क्या करिए, उत्तर दीजिए। प्रश्नों की संख्या बता देता है वो 1 से 8। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमको क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ऐसा पोयम खुल के आपको आएगा। आपको अप्रोच अब क्या लगाना है, यहां से देखना है। सबसे पहले पोयम दिखा आपको एग्जाम हॉल में, आपको अगर पोयम ऐसा दिख रहा है, आपके आगामी सीजी टेट, सी टेट, आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये।
तो आपको ऐसा पोयम दिखेगा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, पोयम को रीड करने लगते हैं। अब यहाँ पे आपको उस अप्रोच को थोड़ा साइड में रखना है। अब आप सबसे पहले रीड करेंगे अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप स्ट्रेस। क्लियर लग रहा है? क्वेश्चन जो हाईलाइटेड है वो क्वेश्चन है, 4 आपके ऑप्शन है। पूछा जा रहा है कि हाउ डिड द प्राउड मैन, जो प्राउड मैन था, प्राउड का मतलब गर्व, अभिमान, घमंड, ऐसा कुछ तो भी समझ आता है। जो गर्व या अभिमानी जो आदमी था वो कैसे हेल्प द पोएट, पोएट मतलब कि जो कविता लिख रहा है ना आपका कवि, उसने कवि की मदद कैसे की व्हेन ही वाज इन डीप डिस्ट्रेस। जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा आपको दिखा, मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ, कोई भी चीजें इन्वर्टेड कॉमा में रहती है, ज्यादातर वो चीजें सीधे सीधे पोयम से उठाकर रखी जाती है। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, इसके ऑप्शन को देखने से भी पहले हम वापस पोयम में चलते हैं। पोयम में चल के हम ढूंढेंगे इन डीप डिस्ट्रेस वर्ड कहाँ लिखा है। तो देखिए, ये है आपका अप्रोच देखने का, लगाने का, ठीक है ना। इन डीप डिस्ट्रेस वर्ड को हम देखेंगे, हमको अभी मतलब भी नहीं मालूम है, हमको अभी कुछ नहीं पता है पोयम के बारे में, ना हमको कोई शाब्दिक अर्थ पता है, पर फिर भी ये बनेगा। कैसे, देखिए, आप सबसे पहले पोयम में जाएंगे और अब पोयम में हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर टर्म को ढूंढना है। यहीं पर पेडागोजी का 1 मिनट का इंट्रोडक्शन देती हूं मैं, सुनिएगा। यदि मैं किसी क्वेश्चन से किसी स्पेसिफिक शब्द को जाके पोयम में ढूंढूंगी तो ये भी एक तरीके का पढ़ना हुआ। यदि मैं उस पोयम का एक ओवरव्यू लूंगी तो भी एक तरीके का पढ़ना हुआ। तो 2 तरीके का रीडिंग होता है, जैसा कि मैं बता रही थी, 2 तरीके का रीडिंग होता है। एक जिसमें हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढेंगे एंड दैट इज नोन एज स्कैनिंग, और एक होता है जिसमें आप एक ओवरव्यू लेते हैं कि आखिर ये पैसेज और पोयम है किसके बारे में, वो कहलाता है स्कैनिंग। तो यहाँ पे पेडागोजी का तो छोटा सा टर्म कंप्लीट होता है। चलिए, अब हम लोग ढूंढते हैं इन डीप डिस्ट्रेस। इन डीप डिस्ट्रेस अगर ढूंढेंगे तो आप जैसे ही पोयम को शुरू करेंगे पढ़ना, आपको पहले ही लाइन में दिख गया है कि आई ले इन सोरो इन डीप डिस्ट्रेस। ये देखो यहाँ पे मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का पहला एक स्ट्रैंजा। अच्छा, आगे देखते हैं इसके। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, his looks were cold, he gave me gold, but not in a kindly word। तो फिर से देखिए इसको, I lay in a sorrow in deep distress। तो जैसे ही हमने इसको पढ़ा, हमको in deep distress मिला, और साथ में हमको मिला कि a grief of proud man heard, his looks were so cold, he gave me gold, but not a kindly word। अब वापस से क्वेश्चन में जाइए और देखते हैं क्या बोलता है। He gave me some jewels, तो वहां पे ज्वेल्स देने की बात की गई थी क्या? बिल्कुल नहीं। He took him home, क्या उसने उसको घर ले गया? बिल्कुल गलत। He gave some gold, बिल्कुल ऑप्शन सी से ही मैच कर रहा है। देखिए, He gave me some gold, सीधे सीधे गोल्ड बोला है यहाँ पे, बिल्कुल वही बात है, ऑप्शन सी एकदम सही आंसर मिल गया है। He pitied the poet, ऐसे कोई भी बात वहां पे नहीं लिखा है। तो ये है अप्रोच आपके बनाने का। क्लियर है? तो ये अप्रोच काफी काम आता है, क्योंकि हमको देखिए, हम सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी दिक्कत होती है, मैडम हिंदी मीडियम वाले हैं, हमको बनता नहीं है, हमको कई बार समझ ही नहीं आता, जैसे पीटीटेड ही बोलूंगी, किसी को समझ भी नहीं है उसका मतलब क्या है। ऐसी कंडीशन में आपको दिक्कत नहीं करना है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, बिना शाब्दिक अर्थ के, बिना पोयम पढ़े भी आंसर एक्यूरेट मिल गया है। ठीक है, तो ये अप्रोच आप अपनाएंगे। अब चलिए हम थोड़ा सा जाते हैं थोड़ा डीप में। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिख रहे हैं जिसके मतलब अगर जानना चाहें तो यहाँ पे एक ही शब्द, गेव मतलब देना, टुक मतलब लेना, वर्ब के सेकंड फॉर्म्स है। ये पीटीटेड के लिए दिक्कत हो सकती है। पीटीटेड जो वर्ड है, जो पीटी वर्ड होता है, पीटी वर्ड से ये बना हुआ है, उसका फॉर्म है बोल सकते हैं। तो पीटी का मतलब होता है दया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज इट ही डिड नॉट गिव द पोएट, कि कुछ तो भी ऐसा है जो डिड नॉट गिव, नहीं दिया गया पोएट को, कुछ तो भी ऐसा समझ आ रहा है। मनी, गोल्ड, फूड और सिंपैथी। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी अगर डील करना है, वापस से पोएम को देखना पड़ेगा। एक बार फिर से देखते हैं। आई ले इन सॉरो इन डीप डिस्ट्रेस, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट, हिज लुक वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड, बट नॉट अ काइंडली वर्ड। अब मैं यहाँ पे बोलूंगी, इसके मतलब को भी समझिए। कि ये कहता है आई ले मतलब एक तरीके से पड़ा रहना। ठीक है, मैं हर चीज को लिख नहीं रही हूँ, आप समझते चलिएगा। आई ले इन सोरो, मैं पड़ा रहा। सोरो मतलब क्या होता है? दुख। आई ले इन सोरो, मैं दुख में, कष्ट में पड़ा रहा। और डीप डिस्ट्रेस, तनाव कहते हैं जिसको, डिस्ट्रेस कहते हैं, स्ट्रेस लेना, डिस्ट्रेस बिल्कुल वैसा। तो मैं दुख में पड़ा रहा, स्ट्रेस में, तनाव में था।
माई ग्रिफ अ प्राउड मैन हर्ड। ग्रिफ का मतलब फिर से क्या होता है, दुख, दुख से संबंधित एक शब्द है। मेरे दुख को सुना, किसने सुना, अ प्राउड मैन हर्ड। हर्ड जो होता है हियर का फॉर्म है, हियर मतलब सुनना, उसका फॉर्म होता है हर्ड। रही बात तीसरी लाइन की, हिज लुक्स वर कोल्ड। हिज लुक्स, किसका लुक, उस प्राउड मैन का, उस घमंडी आदमी का जो लुक था, वर कोल्ड, बहुत क्या था, ठंडा था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे क्या दिया, सोना दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, बट एक भी उसने काइंडली, काइंडली मतलब, काइंड का मतलब तो पता है ना, दयालु होता है, बिल्कुल वैसे ही आप अगर काइंडली का मतलब समझेंगे तो दयालु या सहानुभूति पूर्वक शब्द इस तरीके से ले सकते हैं। समझिएगा, यहाँ पर पोयम जो होता है लिखा रहता है बहुत ही सारे शब्दों को संयोजित करके एक तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिसाइटेड फॉर्म में बिल्कुल लयबद्ध होता है, लेकिन साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि वो जो शब्द वहां इस्तेमाल कर रहा है उसका मतलब सीधा सीधा उससे उसका आशय नहीं होता। अलंकार में, फिगर ऑफ स्पीच में यही देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप अगर देख पाएंगे तो इस पे आप पढ़िए, आई ले इन सोरो इन डीप डिस्ट्रेस, में बहुत दुख और तनाव भरी स्थिति में था, पोएट का कहना है। जहां पर भी आप आई देखेंगे, आप इस चीज को लेके चलेंगे कि आई पोएट अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे कहता है, आई ले इन सोरो इन डीप डिस्ट्रेस, माई ग्रिफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरे दुख को सुना, किसने, एक घमंडी आदमी ने। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसका जो लुक था एकदम ठंडा था, मतलब प्रतिक्रिया क्या थी, एकदम ठंडी थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे क्या दिया, सोना दिया। गोल्ड का मतलब यहाँ सीधे सीधे सोने से है, उसने मुझे क्या दिया, सोना। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, बट एक भी सहानुभूति पूर्वक, एक भी काइंडली वर्ड, काइंडली वर्ड उसने मुझे क्या किया, नहीं दिया, नॉट अ काइंडली वर्ड। यहाँ पे इस सोने से तात्पर्य है कि उसने, हो सकता है उसको पैसे दिए हो सकता है उसको किसी तरीके से मदद की हो, लेकिन एक भी उसने उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। तो चलिए, फर्स्ट स्ट्रेंजा में इतना समय हमने दिया, उसके बाद आंसर देते हैं। व्हाट वाज इट ही डिड नॉट गिव द पोएट, क्या था जो उसने पोएट को नहीं दिया। उसने मनी नहीं दिया, कि गोल्ड नहीं दिया, कि फूड नहीं दिया, कि सिंपैथी नहीं दिया। द एक्यूरेट आंसर विल बी सिंपैथी, बिकॉज आपने काइंडली वर्ड वहां पे देखा है। काइंडली मतलब मैं क्या बोली, सहानुभूति पूर्वक जैसा, थोड़ा सा है ना, दयालुता वाला शब्द। बिल्कुल सिंपैथी उससे मैच कर रहा है, जो कि उस प्राउडी मैन ने पोएट को नहीं दिया। यहाँ पर अगर गोल्ड बोले, एक्यूरेट आंसर था, प्राउडी मैन ने गोल्ड तो एकदम दिया ही था। गोल्ड के जैसा रिस्पेक्ट में मनी भी ले सकते हो, और गोल्ड और मनी से फूड भी खरीदा जा सकता है, इसलिए बोल सकते हैं कि ये तीनों ही कहीं ना कहीं दिया गया था, बस सिंपैथी नहीं दिया गया था। समझ आया आप सभी को? तो ये था अप्रोच दो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, which word in the poem means giving money to a person who is in need? पोएम में ये जो लिखी हुई है लाइन, गिविंग मनी टू अ पर्सन हु इज इन नीड, इसका मतलब क्या है? चैरिटी, सिंपैथी, काइंडनेस या फिर डिस्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो शब्द है, ये जो प्रश्न है आपका, ये बिल्कुल भी आपके बोल सकते नहीं है कि एकदम डायरेक्ट पोएम से पता चलेगा। ये जो है पोएम से जरूर लिया गया है, लेकिन ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक का प्रश्न है। ऐसे ऐसे पैसे को या ऐसे हेल्प को क्या कहा जाएगा जो एक पर्सन को दिया जाएगा जब वो जरूरत में हो? सिंपैथी कहा जाएगा? नहीं, सहानुभूति नहीं कहेंगे, यहाँ पे सीधे सीधे मनी की बात कर रहे हैं। काइंडनेस, दयालुता कहेंगे क्या? दयालुता नहीं, मनी से कंपैरिजन नहीं है उसका। डिस्ट्रेस, तनाव बोलेंगे क्या? तनाव भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे चैरिटी। चैरिटी जिसका मतलब आप सभी जानते हैं, दानशीलता, सुने हैं दान, चैरिटी, दानशीलता। एक्चुअली में ये चैरिटी जो वर्ड है, इसका मतलब ही क्या है, दानशीलता। आपने कई बार इसको सुना होगा। तो आंसर होगा कि ये जो है गिविंग मनी टू अ पर्सन हु इज इन नीड, इसको एक शब्द में अगर बोल रहे हैं तो क्या बोलोगे? तो इसको हम लोग बोलते हैं चैरिटी। ठीक है, आप सभी जानते हैं बहुत सारे चैरिटी होते हैं अपने यहाँ पे भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑपोजिट ऑफ द वर्ड सोरो। सौरो का ऑपोजिट बताइए। सौरो का मतलब पता नहीं है, तब तक ये भी नहीं बनेगा। एक बार देखते हैं। सौरो का मतलब अगर किसी को थोड़ा बहुत भी अंदाजा है, दुख दर्द से संबंधित वर्ड है। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? सुख, खुशी। हैप्पीनेस का मतलब आप बोल सकते हैं, तात्पर्य इसका ले सकते हैं खुशी से। काम, काम मतलब शांत। प्लेजर, इसका भी आप ले सकते हैं आनंद, खुशी, इससे संबंधित आप इसको भी ले सकते हैं।
आनंद खुशी भी ले सकते हैं इसका मतलब। हॉरिबल मतलब क्या होता है, भयावह। तो अब आपको अगर वर्ड मीनिंग थोड़े पता चल चुके हैं तो आप शायद लगा पाएंगे। वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो सॉरो का मतलब होता है दुख, और दुख का उल्टा क्या हो जाएगा, खुशी। ऑप्शन ए, सीधे सीधे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगर सॉरो का वर्ड प्लेजर भी कई लोग बोल रहे हैं, थोड़ा सा सिमिलर लग सकता है, बट अगर हैप्पीनेस दिया हुआ है तो आप प्रेफरेंस हैप्पीनेस को देंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो देख लीजिए, अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन किया है। हमने एक क्वेश्चन देखा था, किससे था, एक पैसेज से डायरेक्ट रिलेटेड था। दूसरा क्वेश्चन भी किससे था, पैसेज से रिलेटेड था। अगर तीसरे क्वेश्चन पे जाओगे तो ये किससे रिलेटेड था, ग्रामर से रिलेटेड था। ग्रामर का कौन सा टॉपिक था, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चौथा क्वेश्चन भी किससे था, ग्रामर से था, और ग्रामर का कौन सा टॉपिक है, ऑपोजिट, एंटोनियम्स बोल सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपने डील किया है। उम्मीद है आपको 4 क्वेश्चन समझ आए हैं, अप्रोच समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द पुअर मैन टेक केयर ऑफ द पोएट। सीधे पैसेज का क्वेश्चन है, ये सीधे समझ आ जाता है, पैसेज का क्वेश्चन है। पैसेज में कुछ तो भी हुआ है कि कैसे पुअर मैन ने पोएट की मदद की, कुछ तो भी कैसे बात है जो पैसेज से संबंधित है, तो ये पैसेज से ही बनेगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के कारण वापस जाएंगे अपने पैसेज में, और चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। तो पहला स्ट्रेंजा हमने देख लिया है, ऐसे जो लिखा होता है भाग में स्ट्रेंजा कहते हैं। 1 2 3 4 स्ट्रेंजा का ये पोयम है। मिनिमम इसमें 2 और मैक्सिमम 8 तक भी जाते हैं आपके पोयम, ठीक है। माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक, यहां तक आपको पता चल चुका है कि मैं दुख और अभाव में, तनाव में पड़ा हुआ था। मेरे दुख को एक प्राउडी मैन ने, एक अभिमानी व्यक्ति ने सुना, लेकिन उसका जो रिएक्शन था, उसका जो प्रतिक्रिया थी, बहुत ठंडी थी। उसने मुझे बल्कि बदले में क्या दे दिया, सोना, ना कि उसने मुझे सहानुभूति देने वाली एक भी शब्द कहा, किसी भी बात को नहीं कहा। आगे पोएट कहता है, माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक। अब माई सोरो पास्ट मतलब चला जाना, बीत जाना, गुजर जाना। माई सोरो पास्ट, मेरा दुख क्या हो गया, बीत गया, चला गया, दूर हो गया। आई पेड हिम बैक, पेड जो है PAY, पे जो क्रिया होती है उसका कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। आई पेड हिम बैक, मैंने उसको पुनः लौटाया। क्या लौटाया, द गोल्ड ही गेव टू मी, जो सोना उसने मुझे दिया था वही पुनः लौटा दिया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूड लिखा है, स्टूड जो है आपका ये स्टैंड समझते हैं आप लोग, स्टैंड का फॉर्म है ये, स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टैंड स्टूड, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंड का सेकेंड फॉर्म है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं पूरा ही पोएम हमारा पास्ट में है। देन स्टूड इरेक्ट, इस इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इरेक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स। देन पोएट ने क्या किया, सीधे खड़े हुआ और अपना क्या दिया, धन्यवाद दिया। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी दानशीलता को क्या किया, मैंने आशीर्वाद दिया, एक तरीके से मैंने क्या किया, उसको धन्यवाद दिया। तो यहां तक आपको समझ आया। थर्ड स्ट्रेंजा देखिए, स्ट्रेंजा नंबर 3, आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर ऑफ पेन्स, ताकि आपको समझ में आए कौन सा वर्ड मीनिंग किसका है। थर्ड स्ट्रेंजा कहता है, आई ले इन वांट एंड ग्रिफ एंड पेन। वांट मतलब क्या बोल सकते हैं, चाहना, चाहने से तात्पर्य किसी चीज की जरूरत। अभाव भी बोल सकते हैं। आई ले इन वांट, अभाव में, ग्रिफ मतलब दुख में, पेन मतलब दर्द में, मतलब कि मैं दुख में, अभाव में, दर्द में पड़ा था। अ पुअर मैन पास्ड माय वे, एक पुअर मैन गरीब आदमी मेरा रास्ते से गुजरा, समझिए। ही बाउंड माय हेड, बाउंड मतलब होता है बांधना एक तरीके से, उसने उसके सर को बांधा, यहाँ ही से तात्पर्य पुअर मैन से है, उसने मेरे सर को बांधा। ही गेव मी ब्रेड, ब्रेड मतलब आप समझते हैं ब्रेड, रोटी का टुकड़ा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा तात्पर्य समझिए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ पोयम में जो बात लिखी होती है हूबहू वो हो जरूरी नहीं है, उसका ध्येय अलग होता है, यहाँ पे समझते हैं। आई ले इन वांट ग्रिफ एंड पेन, फिर से पोएट अभाव में, दुख में, दर्द में पड़ा था। अ पुअर मैन पास्ड माय वे, एक गरीब आदमी ने उनका रास्ते से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उन्होंने उसके सर को बांधा। ही गेव मी अ ब्रेड, खाने के लिए उसको कुछ रोटियां दी, ब्रेड दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे, वॉच्ड मी देखना,
सीधे देखना नहीं ले सकते, यहाँ पे कवि का आशय है देख रेख। उसकी देख रेख की उस गरीब आदमी ने कैसे की? डे एंड नाइट, रात दिन उसकी देखभाल की। किसने की है? पुअर मैन। क्लियर? तो स्ट्रेंजर 3 कंप्लीट होता है। स्ट्रेंजर 4 एंड द लास्ट आप देख सकते हैं क्या कहेगा। लास्ट कहता है हाउ शेल आई पे हिम बैक अगेन। अब यहाँ पे इस हिम से तात्पर्य प्राउडी मैन नहीं, कौन सा मैन है? पुअर मैन, क्योंकि उसके जस्ट बाद ये लिखा हुआ है। पोएट कहते हैं कि मैं उनको फिर से कैसे चुकाऊं, क्या उनके मैं इसके बदले उन्हें दूं। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो भी उन्होंने मेरे लिए किया है उसके बदले मैं क्या करूं, क्या चुकाऊं। पे मतलब क्या होता है? चुकाना। ओह गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। गोल्ड इज ग्रेट, सोना क्या है? बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया महान चीज है। बट ग्रेटर फार, उससे भी ज्यादा अच्छी, ज्यादा महान चीज इज है हेवनली सिंपैथी, स्वर्गीय। स्वर्गीय क्या बोल सकते हैं? सहानुभूति। स्वर्गीय सहानुभूति शब्दार्थ निकल के आ गया है, लेकिन इसका तात्पर्य सुनिएगा। अंतिम स्ट्रेंजा में पोएट का कहना है हाउ शैल आई पास हिम बैक अगेन, मैं उनको पुनः कैसे चुकाऊं इसके बदले। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ भी उन्होंने मेरे लिए किया है, मेरा सर बांधा, मुझे ब्रेड दिया, मेरे दिन रात सेवा की। ओ गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज, सोना बिल्कुल बेशक क्या है? सोना बहुत बढ़िया और महान चीज है, बेशकीमती, लेकिन उससे भी बेशकीमती, उससे भी बढ़िया चीज है एक सहानुभूति जो कि स्वर्गीय अनुभव कराती है। तो यहाँ पे ये पूरा आपका क्या होता है? पोयम रेडी होता है। पढ़ के हमने रेडी किया। वापस से अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में जाएंगे, फिर से हम इसको पढ़ेंगे और देखते हैं आंसर क्या होगा। हाउ डिड द पुअर मैन टेक केयर ऑफ द पोएट, गरीब आदमी ने पोएट की किस तरीके से देखभाल की। ठीक है, ऑप्शंस। द पुअर मैन गिव हिम सम मनी एंड फूड, कुछ मनी से संबंधित दिया था क्या? पोयम हमने अभी अभी देखा, नहीं दिया था। फूड बेशक दिया था, ले सकते हैं अपन। द पुअर मैन गिव गोल्ड एंड काइंड वर्ड्स, गलत। काइंड वर्ड्स का पता नहीं, गोल्ड तो दिया ही नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। द पुअर मैन गेव फूड टू द पोएट एंड टुक हिम डे एंड नाइट, पोयम से मिलता जुलता बिल्कुल किया ये काम पुअर मैन ने। लास्ट, he took the poet home and bowed his head with which was hurt। देखिए, घर ले जाने जैसा कोई जिक्र नहीं था, साथ ही बाउंड हिज हेड बिल्कुल था, लेकिन हर्ट वगैरह का भी कोई जिक्र नहीं था। वो एक्चुअली में हर्ट नहीं था, वो दुख और अभाव और पीड़ा से क्या था? पीड़ित था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ आए आप लोग? जैसे ही आपने पोयम पढ़ा, आपके लिए कितना आसान हो गया इसको डील करना। ठीक है, तो पोयम पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन बना है, क्योंकि ये पैसेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है बोल रहा है। स्टेटमेंट कथन कुछ सत्य नहीं है। द पोएट रीपेड हिज डेब्ट टू द प्राउड मैन बाय थैंकिंग हिम। पोएट ने जो अपना डेप्ट मतलब कर्ज, उधार बोलते हैं एक तरीके से, जो अपना कर्ज है वो कैसे चुकाया? सिर्फ उसको धन्यवाद करके। पुअर मैन ब्लेस्ड द चैरिटी ऑफ द पोएट, पुअर मैन ब्लेस्ड द चैरिटी ऑफ द पोएट, क्या पुअर मैन ने पोएट की चैरिटी को ब्लेस दिया, आशीर्वाद दिया? When the poet was in sorrow, he was given money, ये तो बिल्कुल सही बात है, जब वो दुख में था तो उसको क्या दिया गया? मनी दिया गया। The poet says he cannot repay the poor man for his sympathy, ये भी बिल्कुल सही बात है। पोएट ने सीधे सीधे लास्ट स्ट्रेंजा में यही कहा है कि मैं उस गरीब आदमी के सिंपैथी के बदले कुछ भी नहीं देने लायक हूँ। तो दो सही मिल गया है। वापस से दोनों को देखिए। द पोएट रीपेड हिज डेब्ट टू द प्राउडी मैन बाय थैंकिंग हिम, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। पोएट ने जो प्राउडी मैन था उसको धन्यवाद करके क्या किया? उसका एक तरीके से कर्ज उतारा, उसके दिए हुए सोने को वापस करके। लेकिन जो ऑप्शन बी है उसमें वापस फोकस करेंगे। द पुअर मैन ब्लेस द चैरिटी ऑफ द पोएट, पोएट के लास्ट स्ट्रेंजर के बाद भी हमको ये जिक्र कहीं भी नहीं मिला कि पुअर मैन ने पोएट की चैरिटी को कहीं से क्या किया है? ब्लेसिंग दी है, आशीर्वाद दिया है या सराहा है, ऐसा कुछ भी हमको नहीं मिलता है। बल्कि यहाँ पर हमको ये मिलता है देखने को कि पोएट ने क्या किया है? पुअर मैन की दानशीलता और उसकी सिंपैथी को क्या किया है? थैंक किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको बताना है जो ट्रू नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है चैरिटी इज अ,
चैरिटी इज अ, तो आपने फिर से देखा, हमने 2 क्वेश्चन पैसेज का किया था अभी, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे? ये दोनों ही क्वेश्चन रिलेटेड थे आपके पैसेज से। एनालिसिस करते जाइए कौन सा किसका क्वेश्चन था। और अब नया क्वेश्चन जो हमारा 7th आया है वो कहता है चैरिटी इज अ, चैरिटी क्या है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब सभी को मालूम है संज्ञा क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक कौन सा? काउंटेबल, गणनीय, एक कौन सा? अनकाउंटेबल, अगणनीय, जिसको आप हिंदी में कहते हैं। काउंटेबल मतलब कि इसमें क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है, एक क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक बोलते हैं। अगर अनकाउंटेबल में जाऊंगी तो इसमें एक होता है मटेरियल नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये दोनों ही अनकाउंटेबल है, मतलब गिने नहीं जा सकते। मटेरियल नाउन को आप पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो कुल मिला के चैरिटी के बारे में पूछ रहा है और सभी नाउन के ऑप्शन उसने दिया हुआ है। चैरिटी जो वर्ड है, चैरिटी जो वर्ड है, इसका जो रूट वर्ड है, पहले मैं आपको समझा दूं, इसका रूट वर्ड जो होता है वो होता है चैरिटीज। जो भी है, जरूरी नहीं है आपको वहां पे उसका मतलब समझ आए, लेकिन यहाँ पे आप ये जरूर समझ पाते हैं चैरिटी मतलब दानशीलता, दयाशीलता, थोड़ी देर पहले जिक्र किए थे। और वो कोई काउंट करने वाली चीज है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो एक भाव है। तो सीधे सीधे यहाँ पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन 2 गलत लग गए, क्योंकि काउंटेबल नाउन तो है नहीं, पहला चीज। अगर मैं अनकाउंटेबल में जाऊं तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट 2 हैं, दोनों ही ऑप्शन में है। मटेरियल नाउन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये कोई पदार्थवाचक संज्ञा है ही नहीं, वस्तु लाइफलेस थिंग थोड़ी है, ये तो एक क्या है? भाव है। क्या है? भाव। इसीलिए आंसर होगा कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। और रही बात इस चैरिटीज की, तो इसका मतलब होता है दानशीलता। दानशीलता, चैरिटी का मतलब होता है दानशीलता, जो दान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम्स ऑफ ग्रीफ। ये ग्रीफ वर्ड है, ग्रीफ का मतलब हम सभी को मालूम, दुख से इसका आशय हम लेते हैं। इस ग्रीफ वर्ड का आशय अगर दुख है तो कहता है उसका सिनोनिम बताइए। मतलब दोनों ही क्वेश्चन फिर से हमको, ये भी कहां से मिला है? ग्रामर से मिला है, और ये भी क्वेश्चन हमको कहां से मिला है? ग्रामर से मिला है। सारा बैलेंस हो गया है। तो सिनोनिम ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ का शब्दार्थ जो इसके जैसा हो, मतलब हैप्पीनेस मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस का मतलब होता है सुख, खुशी। सिमिलर देखा था हमने अभी। काम का मतलब अगेन होता है शांत, सौरो का मतलब अगेन होता है दुख, और हॉरिबल का मतलब अगेन होता है भयावह। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दुख से दुख को मैच कर सकते हैं, सौरो होगा इसका आंसर। इसका मतलब है कि ग्रीफ का जो ग्रीफ का जो समानार्थी है, सिनोनिम्स है, वो कौन सा है? दुख, सौरो। तो ये था आपका पोएम को सॉल्व करने का तरीका। आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से हमने बिना पोएम को पढ़े पहले तो क्वेश्चंस को डील किया, फिर जैसे ही हमको ऐसी स्थिति आई कि हमको बिना पोएम पढ़े आंसर नहीं लग सकता, हम एक एक करके पूरा पोएम पढ़े, शब्दार्थ थोड़ा सा समझे और आंसर को लगाते गए। ठीक है, तो ये तरीका आप अपनाएंगे जरूर। ये क्या होता है? काम कर होता है। देखते हैं, जो जैसे ही हमारा पोएम हुआ रेडी, इस पोएम के बाद हम अपने अगले पैसेज की तरफ चलते हैं और हम सॉल्व करते हैं एक पैसेज सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अपना पैसेज। पैसेज कहता है डायरेक्शन फॉर द इक्वेशन नंबर 1 to 8, 1 से 8 प्रश्न इसमें भी है, और उसके लिए डायरेक्शंस क्या क्या है। Read the passage and answer the questions that follow on the basis of the information provided in the passage. इस पैसेज में दिए हुए सभी जानकारियों से, सूचना से कुछ दिए हुए प्रश्नों को हल करिए। तो ये है आपका एक पैसेज, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन करना है। फिर से आपके सामने वही रास्ता आएगा, आप पैसेज को सबसे पहले रीड नहीं करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे क्वेश्चंस पे और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द ऑथर्स ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज दैट। प्रश्न नंबर 1 ही सीधे सीधे कैसा पूछ दिया है? ऑथर्स, ऑथर्स का मतलब यहाँ पे लेखक से लेते हैं, ठीक है, जो लिखा है इस पूरे पैसेज को, जो लेखक है, ओन स्वयं का, व्यू उसकी दृष्टि, उसके स्वयं की दृष्टि, स्वयं का सोच, ऑफ द वर्ल्ड इज दैट दुनिया के बारे में लेखक की क्या राय है इन जनरल।
तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आप इन 4 ऑप्शंस को अभी नहीं लगा पाओगे क्योंकि आपने पैसेज को तो पढ़ा ही नहीं। तो इस कंडीशन में आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव फॉरवर्ड कर दीजिएगा, या तो आप जाके पैसेज भी पढ़ सकते हैं। मैं तो क्या करती हूँ, सीधे सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते जाती हूँ, इसलिए क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किससे बनेगा हमको पता चल चुका है, पैसेज से। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल देख सकते हैं, पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है, ये भी बिना पैसेज पढ़े नहीं बनेगा। तो हमारा कंडीशन ही कुछ ऐसा आ गया है कि हमको पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं पैसेज को अंत में पढ़ना, वो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आएगा, इसमें भी अगर आपको बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है पैसेज में जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वी हैव इट इन आवर पावर टू चेंज द आवर नेबरहुड। एक इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ वाक्य है, मतलब कि पैसेज का लिखा हुआ वाक्य होगा। आगे बढ़ते हैं। Which of the given alternative change the above sentence in appropriate negative sentence? कुछ नया चीज मिला है यहाँ पे कि ऊपर वाले वाक्य को, ऊपर में इन्वर्टेड कॉमा में जो भी वाक्य है उसको नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा स्टेटमेंट बदल रहा है। मतलब कि ये पैसेज का है ही नहीं, ये रिलेटेड किसका है, ग्रामर का। मतलब कि ये हम अभी बना सकते हैं, चलिए बना के देखते हैं। बिना पैसेज किए बना रहे हैं हम लोग, अभी सॉल्व देखते हैं। We have it in our power to change our neighborhood। अगर सबसे पहले ऐसी कंडीशन आए और कहता है इसका साधारण नेगेटिव वाक्य क्या होगा, आपको SVO फाइंड करना होगा। SVO वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिसमें एक हमारा होता है कर्ता, एक होता है कर्म, एक होती है क्रिया। इस पर्टिकुलर लाइन में कर्ता जो है वो कौन है, वी है, मतलब हम है। रही बात हैव की, तो ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो इसको, जो यहाँ पे एक मेन वर्ब या वर्ब के जैसा काम कर रहा है। इट इन आवर पावर से लेके ये इतना पूरा बच गया, ये आपका क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्टिव बचा हुआ कर्म। तो कुल मिला के अगर आप सेंटेंस में SVO फाइंड कर सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कोई भी साधारण वाक्य SV और O के फॉर्म में दी होती है। इस साधारण वाक्य को अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो हमको सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना पड़ता है, नॉट। सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना पड़ता है एक हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब जो इस नॉट को क्या करे, सपोर्ट करे, और नॉट के बाद हम फिर से अपना वर्ब लगा के क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल छोटे प्रिसाइज वे में यहाँ पे मैंने अपना एक क्या लिखा है, सिंटेक्स लिखा है, जो नेगेटिव बनाने के क्या आता है, काम आता है। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, सीधे उसके बाद नॉट लगा दीजिए। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, तब आपको डू, डज, डिड इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए, आप अगर देख पा रहे हैं हैव, ये हैव जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, हम सभी जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, बट यहाँ फंडा ही वही है, खेल ही वही है। खेल क्या है, ये हैव यहाँ एक हेल्पिंग वर्ब के जैसा नहीं, एक मेन वर्ब के जैसा लगा हुआ है, एक मेन वर्ब के जैसा लगा हुआ है। समझने के लिए एक बात बताती हूँ, आई एम अ टीचर। आप सभी जानते हैं कि आई एम अ टीचर, ये जो वाक्य है इसका मतलब क्या होता है, मैं एक शिक्षिका हूँ, शिक्षक हूँ, जो भी बोल लीजिए। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जा रही है। बात है अगर इसको कन्वर्ट करें, आई को आपने मैं लिख दिया और टीचर को आपने एक शिक्षक लिख दिया, लेकिन इस एम का कन्वर्जन आपने किसमें किया है, हूं में किया है, हूं है इसमें किया है। इसका मतलब है कि ये एम यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन काम किसके जैसा कर रहा है, मेन वर्ब के जैसा। काम किसके जैसा कर रहा है, मेन वर्ब के जैसा। इसी हिसाब से एक और मैं अगर वाक्य लिखूं, आई हैव टू पेन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या है, 2 पेन है। मेरे पास क्या है, 2 पेन है। यहाँ पे भी हम हैव को एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं, बट यहाँ पे वो एक मेन वर्ब के जैसे इस्तेमाल हो रहा है, वाक्य को पूरा कर रहा है। इस हिसाब से हैज, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैड, विल, शेल, ये सभी कभी कभी मेन वर्ब के जैसे काम करते हैं। यहाँ पे वही कंडीशन ऑकर होके आई है, हैव को हमको एक मेन वर्ब के जैसा ट्रीट करना है। तात्पर्य समझोगे तो होता है वी हैव इट इन अवर पावर टू चेंज अवर नेबरहुड। ये हमारे हाथ की पावर है, हमारे हाथ में है कि हम अपने पड़ोस को कैसे क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। फिलहाल अब इसमें नेगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट के बाद ही हमको क्या लगाना होता है, एक हेल्पिंग वर्ब। चूंकि हम हैव को कौन सा वर्ब लेके चल रहे हैं,
मेन वर्ब लेके चल रहे हैं तो हैव अपने जगह में नहीं परिवर्तित होगा, हैव में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ अपरिवर्तित है, यहाँ भी अपरिवर्तित है, लेकिन यहाँ हैड हो गया है, वहीं पे ऑप्शन काट दीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि जो मेन वर्ब है उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। मेन वर्ब के पहले नॉट नहीं लगा है, जबकि नॉट पीछे कहीं लगा है, इसको काट दीजिए, दो गलत हो गया। यदि मैं बोलूं ऑप्शन बी में क्या है, तो ऑप्शन बी में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, बिल्कुल डज के बाद लगा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे भी डू के बाद लगा है, बिल्कुल सही, लेकिन दोनों में से एक ही सही हो सकता है। डू वी के बाद डज या डू में से क्या लगेगा, तो क्या लगता है, डू लगता है, डज नहीं लगता है, इसीलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। वी के बाद डू या डज, क्या हो रहा है यहाँ पे, वी के बाद डू डज, कैसे क्या बोल रहे हैं, तो आप समझिए बात को। आई, वी, और क्या बताया मैंने, यू, और क्या बताया मैंने, ही, शी, इट और दे। प्रीवियस वीडियोस जो मेरे आप लोगों ने देखा होगा, उसमें कई बार मैं इन 7 कर्ताओं का जिक्र करती हूँ। इन 7 कर्ताओं के साथ यदि मैं हेल्पिंग वर्ब को जोड़ूं, हेल्पिंग वर्ब वो भी कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप देख पा रहे हो ऊपर का जो वाक्य लिखा है वी हैव इट इन अवर पावर वाला, उसमें हैव जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, साथ ही वो प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक साधारण वाक्य है। आई के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब नेगेटिव बनाना होता है तो या तो डू लगाते हैं या तो क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। आई के साथ क्या लगाओगे, डू। वी के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। यू के साथ भी क्या लगाएंगे, डू। रही बात दे के साथ, यहाँ भी क्या लगाएंगे, डू। लेकिन समझिएगा यहीं पे मेन है, यहाँ पर आप पाएंगे कि हमेशा ही, शी और इट के साथ डू नहीं, क्या इस्तेमाल होता है, डज इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है, डज, क्योंकि हम जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है, एस या ई एस जुड़ता है, एस या ई एस जुड़ता है, बस। तो फंडा यही है, यही वजह है कि यहाँ पर वी के साथ डज नहीं लगा के हमने क्या लगाया है, डू लगाया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, डैश आर दे आर सेल्डम डिसअपॉइंटेड, द अबव स्टेटमेंट डिनोट सच मैन। ये फिर से एक क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, आपके पैसेज से रिलेटेड है, तो हमको पैसेज पढ़ने के बाद ही बनेगा। खुद देखिए यहाँ पे 1, 2 और ये चौथा, 3 क्वेश्चन पैसेज के हैं जो अभी बन ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, ये फिर से किससे रिलेटेड है, पैसेज से रिलेटेड है, बिना पैसेज पढ़े बनेगा नहीं। नेक्स्ट, मैन इज अ, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। मैन क्या है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन की एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप सभी जानते हैं मैन का मतलब होता है एक आदमी, एक आदमी को क्या बोला जाता है, मैन। वहीं पे अगर मैं इसका प्लूरल बनाऊं, अगर मैं इसका प्लूरल, एक वचन बहुवचन समझते हैं, अगर मैं इसका क्या बनाऊं, प्लूरल बनाऊं, तो ये हो जाएगा MEN, दैट मीन्स बहुत सारे आदमी। एक से अधिक आदमी बोल सकते हैं, एक से अधिक आदमी बोल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मैन का प्लूरल है मैन, और ये जो मैन वर्ड है ये दुनिया के सभी तमाम पुरुषों के लिए, मैस्कुलाइन्स के लिए लगाया जाएगा। इसका मतलब ये एक कैसा नाउन है, कॉमन नाउन, कॉमनली इस्तेमाल किया जाएगा मैन वर्ड, इसलिए। तो यहाँ पे जैसे मैन हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, चाइल्ड हो गया, ये सब कॉमन नाउन्स के आते हैं। टीचर, डॉक्टर, सब कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक किससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ये था ग्रामर से रिलेटेड। ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए पैसेज की कुछ खास जरूरत नहीं है, रेयर कंडीशन में पड़ता है, तो ग्रामर वाला क्वेश्चन भी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Which of the following is opposite? ऑपोजिट मतलब ये एंटोनियम वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब कि ये भी कौन सा क्वेश्चन आ गया, ग्रामर से रिलेटेड आ गया है। जैसे ही आपने फाइंड आउट किया, एक बार तो कोशिश करिए बनाने का। Which of the following is opposite in the meaning to the expression thin skin? स्किन मतलब क्या होता है, त्वचा, थिन मतलब पतला, पतली त्वचा, पतली चमड़ी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज, पैसेज के हिसाब से थिन स्किन्ड किसको बोला गया है, इनसेंसिटिव, इंटेलिजेंट, ऑकवर्ड, ऑब्स्टिनेट। समझिएगा ग्रामर का भले ये क्वेश्चन है, बट रिलेटेड टू व्हाट है, पैसेज। बिना पैसेज किए आप नहीं जान सकते थिन स्किन किसको बोल रहा है, तो ये क्वेश्चन बाद में बनवाएगा। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं यहाँ पे 8th क्वेश्चन बनता है कि नहीं।
फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग। सीधे सीधे कौन सा क्वेश्चन है ये, सिनोनिम्स। मतलब कि ये भी आपको मिल गया कौन सा, ग्रामर। तो ग्रामर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मिला है, देखते हैं हल होगा कि नहीं। पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द वर्ड शेल्डम। शेल्डम से रिलेटेड वर्ड कौन सा है, शाब्दिक अर्थ कौन समान देगा, ऑफन, रेयरली, फ्रिक्वेंटली या ऑलवेज। ठीक है, तो पहले तो इन चारों के तात्पर्य या मतलब पता होने चाहिए आपको। मतलब पता नहीं है, समानार्थी विपरीतार्थी याद नहीं है, बनेगा ही नहीं। इसीलिए अपने वोकैब पे काम करिए। जो सेल्डम वर्ड है इसका मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी। अगर बोला जाए सेल्डम के अलावा ऑफन, ऑफन का भी मतलब क्या होता है, कभी कभी। कई बार अक्सर वर्ड बोलते हैं आप लोग, अक्सर, कुछ ऐसा ले सकते हो, कभी कभी, कभी कभी भी समझ आ जाएगा। रेयरली मतलब ये भी कभी कभी ही है, लेकिन इसका एक ध्येय है, शायद ही कभी। कभी कभी में ना थोड़ा सा आपको प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, पॉजिटिविटी नजर आएगी, लेकिन रेयरली थोड़ा सा नेगेटिव या शायद नहीं टाइप सा होता है, शायद कभी नहीं, शायद ही कभी। आई रेयरली यूज टू ईट आइसक्रीम, मतलब मैं एकदम शायद ही कभी आइसक्रीम खाता हूँ। बट आई ऑफन ईट आइसक्रीम, मतलब आई ऑफन ईट आइसक्रीम, मैं एकदम कभी कभी क्या करता हूँ, आइसक्रीम खाता हूँ। तो ये दोनों में फर्क है। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, ज्यादातर। और ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा। 4 वर्ड है, 4 मतलब हमको मिलके आ गए हैं। अब बता दीजिए, बिना पैसेज के क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें शेल्डम का सिनोनिम कौन सा मिल रहा है, बिल्कुल इजी है, ऑप्शन नंबर ए, कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर ए कभी कभी मिल रहा है आपको। शायद ही कभी लगता है एक जैसा, लेकिन ये एग्जैक्टली उसका सिनोनिम नहीं होगा। फ्रीक्वेंटली तो इसका क्या हो जा रहा है, ऑपोजिट हो जा रहा है। और ऑलवेज भी इसका क्या हो रहा है, ऑपोजिट। तो ये दोनों कहीं ना कहीं ऑपोजिट मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, बट इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देख लिया आपने। हमने देखा था कि जो पैसेज था, उस पैसेज में 1 से 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 से 8 क्वेश्चन में हमने अभी तक 1, 2 नहीं बनाया है, हमने यहाँ से चौथा भी नहीं बनाया है, और यहाँ से हमने अपना 5वां भी नहीं बनाया है, और साथ ही हमने 7वां भी नहीं बनाया है। मतलब ये 5 क्वेश्चन हमारे पैसेज से रिलेटेड है। अब हम जाएंगे पैसेज में। तो चलिए पैसेज देखिए, पैसेज को 1 मिनट के लिए रीड करिए, उसके बाद हम इसके बारे में क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके, सो पैसेज देखिए। अब यहां से आप पैसेज पे पढ़िए, ध्यान दीजिए। देयर आर सम मैन हु सीम टू बी ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर ट्रबल एंड टू टेल द ट्रूथ दे आर सेल्डम डिसअपॉइंटेड। देखिए सेल्डम वर्ड भी मिल गया अपने को एक बार, है ना। तो यहाँ पे पहले लाइन का मतलब होता है देयर आर सम मैन, MEN मतलब बहुत सारे पुरुषों की, आदमियों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं हु सीम्स टू ऑलवेज बी ऑन द लुक आउट फॉर ट्रबल, जो हमेशा मुसीबतों की ओर क्या होते हैं, देखते हैं। और टू टेल द ट्रूथ दे आर सेल्डम डिसअपॉइंटेड, हमेशा एक तरीके से वो निराश, अक्सर हमेशा वो क्या होते हैं, एक तरीके से निराश ही दिखेंगे, डिसअपॉइंटेड। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि ऐसे लोगों को सुन के कोई क्या सोचेगा, वर्ल्ड क्या है, एक बहुत ही तूफानी, स्ट्रॉन्गेस्ट, तूफानी और मोस्ट डिसएग्रीएबल, एग्री मतलब सहमत होना, और डिसएग्रीएबल का मतलब क्या, असहमत, एक तरीके से अप्रिय ले सकते हो इसको आप लोग। एक बहुत ही तूफानी और अप्रिय जगह है ना। ऐसे लोग जो हमेशा परेशानी की ओर ही देखते रहते हैं, ज्यादातर अक्सर वो क्या दिखेंगे आपको, डिसअपॉइंटेड दिखेंगे। ऐसे लोगों को सुन के खुद को भी लगने लगता है कि बाप रे, ये दुनिया एकदम तूफानी और कैसी जगह है, बहुत अप्रिय जगह है। येट, पर भी, अब आफ्टर ऑल इट इज नॉट सच अ बैड प्लेस, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है। एंड द डिफिकल्टी इज ऑफन इन द मैन हु इज टू थिन स्किन्ड। टिक लगाइए इसको, थिन स्किन्ड, थिन और क्या लिखा है पीछे, स्किन। अभी ये टर्म आया था हमारे एग्जाम, हमारे क्वेश्चन में। देखा जाए तो ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है, बल्कि डिफिकल्टी इज ऑफन, अक्सर जो परेशानी है या उन लोगों के साथ है हु इज टू थिन स्किन, जो बहुत ज्यादा क्या है, पतली चमड़ी के हैं। अब ये पतली चमड़ी से मतलब ऐसा नहीं कि जिसका चमड़ा एकदम पतला है, यहाँ पे थिन स्किन का मतलब है
सेंसिटिव। सेंसिटिव, थिन स्किन से मतलब क्या है? सेंसिटिव, एकदम जो संवेदनशील होता है ना, संवेदनशील प्रकृति का जो इंसान होता है, सेंसिटिव, छोटी छोटी बात को एकदम दिल पे लगा लेगा, बुरा मान जाएगा, इस टाइप का वाला। तो यहाँ पे ये इसका तात्पर्य था। शुरू के 4 लाइन हमको समझा है। On the other hand, the man who goes out expecting people to be like himself, kind and brotherly. दूसरे ओर, the man who goes out expecting people to be like him. ऐसे लोग जो दूसरों को क्या सोचते हैं, वो बिल्कुल उसके तरह ही है, काइंड एंड ब्रदरली, उसी के जैसा दयालुपन रखेंगे, उसी के जैसा भाईचारा रखेंगे, वो क्या हो जाते हैं? विल बी सरप्राइज्ड, वो क्या हो जाते हैं? एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कैसे? एट द काइंडनेस ही मेट्स इवन इन द मोस्ट अनलाइक क्वार्टर्स। ऐसे लोगों से इस तरीके का जब वो बर्ताव देखेंगे, तब वो एकदम क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं, जिन लोगों से उनको उम्मीद भी नहीं थी। क्लियर है? मतलब कि आप क्या हो? आप बहुत दयालु हो, आप बहुत क्या हो? भाईचारे रखते हो, बहुत आप सज्जन टाइप से हो, लेकिन सामने वाला जो इंसान है वो आपके प्रति एकदम रूड टाइप से बिहेव करेगा, तो आप वहां भी सरप्राइज होंगे। साथ ही अगर आप कोई ऐसा इंसान को जो देख के एकदम से खतरनाक लग रहा है, पर वो आपके प्रति अगर दयालुता और भाईचारा रखेगा, तो आप एकदम क्या हो जाओगे? वहां पे भी सरप्राइज हो जाओगे, है ना? दोनों कंडीशन है। अ स्माइल इज एप्ट। एप्ट का मतलब होता है पर्याप्त, एकदम पर्याप्त है। A smile is apt to be met with a respective smile. क्लियर बात है कि सामने वाला अगर आपको एक स्माइल पास कर रहा है, तो एक स्माइल देना ही क्या है? बस पर्याप्त है, इतना ही तो करना रहता है। और साथ ही क्या बोलता है? While the sneer is just as apt to provoke a snarl. 2 बात लिखी है यहाँ पे, एक लिखा है क्या? स्नीर, और एक क्या लिखा है? स्नाल। 2 बातें लिखी हुई हैं, समझना है। यहाँ पे कह रहा है पहली लाइन में कि एक केवल मुस्कान ही पर्याप्त है दूसरे आदमी के मुस्कान के बदले, वहीं पर एक स्नीर का मतलब आप ले सकते हो उपहास, मजाक, ही काफी है। स्नाल शाब्दिक अर्थ तो इसका गुर्राहट होता है, और इसका एक और अर्थ ले सकते हैं आप, भड़काना। मतलब कि एक मुस्कान दूसरे की मुस्कान के बदले काफी है, वहीं पे एक छोटा सा मजाक ही काफी है सामने वाले को भड़काने के लिए। ठीक है, ये ध्येय है इस पैसेज का। अगला, men living in the same neighborhood. नेबर मतलब पड़ोस, पड़ोसी, नेबर मतलब पड़ोसी, वहीं पे नेबरहुड मतलब पड़ोस। men living in the same neighborhood, अलग अलग व्यक्ति जो आस पड़ोस में रहते हैं, may live vastly different lives, अलग अलग जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप अपने अराउंड देखिए, एक साथ आस पड़ोस में रहते हो, सबका जिंदगानी अलग है। बट इट इज नॉट द नेबरहुड विच इज क्वेलसम। क्वेरल का मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा होता है ना, झगड़ालू टाइप सा। पर बोला जा रहा है कि इट इज नॉट द नेबरहुड विच इज क्वेरलसम, बट ये पड़ोस नहीं है जो क्या है? झगड़ालू प्रवृत्ति है, या झगड़ालू वाला वहां पे क्या है? आपको अनुभव है। बट द मैन विद इन अस, पड़ोस की बात नहीं है कि वो झगड़ालू वाला वहां पे एनवायरमेंट होता है या पड़ोस में झगड़ाई होगी ही होगी। यहाँ पे बात है कि पड़ोसी कैसा है। पड़ोसी से तात्पर्य यहाँ पे लेखक का हम अपने आप से है। विद इन अस बोल रहा है, हमारे अपने आप से है। ये नहीं बोल सकते कि पड़ोस में तो होता ही है तो कॉमन है, नहीं, ये अपनी बात है, हमारे अंदर की बात है कि हम कैसे अपने आप को रखते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना हो। एंड वी हैव इट इन आवर पावर, ये लाइन आपने देखा था अभी पैसेज में। एंड वी हैव इट इन आवर पावर, हमारे हाथ में है। वी हैव इट, हमारे हाथ में है। द पावर टू चेंज अवर नेबरहुड, अपने पड़ोस को बदलने का। इनटू अ प्लीजेंट वन, एक खुशनुमा माहौल में, एक खुशनुमा पड़ोस में। बाय सिंपली चेंजिंग आवर ओन वेज, बाय व्हाट चेंजिंग? बाय सिंपली चेंजिंग आवर ओन वेज, केवल अपनी मानसिकता को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं? अपने पड़ोस के माहौल को तो एटलीस्ट खुशनुमा बना सकते हैं। तो इसका तात्पर्य था, दुनिया से संबंधित एक पैसेज है। ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग बहुत दुखी होते हैं, हमेशा दुख को ही, प्रॉब्लम्स को ही, प्रॉब्लम ओरिएंटेड टाइप से होते हैं। वहीं पे बाद में ऑथर ने इसको क्लेरिफाई भी किया है कि ये उतनी भी तूफानी और अप्रिय जगह नहीं है, बल्कि दिक्कत दुनिया के साथ नहीं है, दिक्कत उन लोगों के साथ है जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? थिन स्किन होते हैं, सेंसिटिव से होते हैं। वहीं पे बात करें तो यहाँ पे हमको क्या लगता है, जैसा मैं बिहेव कर रहा हूँ सामने वाला वैसा ही बिहेव करे, बहुत काइंड हो, बहुत ब्रदरली हो मेरे लिए, लेकिन हर बार वैसा हो जरूरी नहीं है।
पर कभी कभी हमको उन जगहों से भी बहुत काइंडनेस और ब्रदरहुड मिल जाता है, भाईचारा मिल जाता है, जहां से हमको अपेक्षा भी नहीं होती है। बात की जाए तो स्माइल ही काफी होता है स्माइल के बदले, और वहीं पे एक उपहास ही काफी होता है एक बहुत बड़े झगड़े को उत्पन्न करने के लिए। मैन लिविंग इन द सेम नेबरहुड, जो दो लोग एक जगह पे रह रहे हैं, आपस में रह रहे हैं, साथ में आस पड़ोस में, उनका जिंदगी अलग अलग हो सकता है ना। वहीं पे हमारे हाथ में होती है ये बात कि हम अपने पड़ोस को कैसे खुशनुमा बना सकते हैं, अपने आप को बदल के, अपने ओन वेस को, अपने खुद के तरीकों को, अपनी सोच को, विचार को बदल के हम अपने आस पड़ोस को कम से कम खुशनुमा बना सकते हैं। हम आस पड़ोस को बनाएंगे तब दुनिया क्या होगी, खुश होगी। तो इस तरीके से एक पैसेज है। अब इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने छोड़ दिया था वापस देखेंगे। द ऑथर्स ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड इज दैट इट इज। ऑथर का क्या व्यू है दुनिया को लेके, अब पूरा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से। वन ऑफ द लवलीस्ट प्लेस, एकदम बहुत ही प्यारी जगह है बोल रहे हैं क्या, पैसेज के कॉन्ट्रास्ट में बताइए, बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहे हैं ऑथर। एन अनप्लीजेंट एंड टर्बुलेंट प्लेस, हाँ अनप्लीजेंट तो कहीं ना कहीं बोला था कि खुश वाली जगह नहीं है ये करके, थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। One's own excessive sensitivity makes it a bad place. Perfect example. लेखक ने आखिर तक ये बात बोल दी थी कि दुनिया खराब नहीं है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, बल्कि one's own excessive sensitivity, आदमी की खुद की संवेदनशीलता क्या करती है, इसको एक बुरी जगह बनाती है। तो ये एकदम परफेक्ट आंसर है। A sordid place who suffer in life, मतलब कि एक sordid place जो क्या करता है, suffer in life, एक बहुत ही क्या जगह, ऐसी जगह जहां पे आपको केवल और केवल पीड़ा ही मिलेगी। तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी अब इसके हिसाब से गलत हो गया है। एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। आपको बता देती हूँ, पैसेज और पोएम में अक्सर ऐसा होगा कि आपको एक से अधिक आंसर सिमिलर और एक जैसे सही लगेंगे, बट एक ही सही होगा, ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑप्शन सी एकदम सही आंसर है। ऑथर का व्यू यही है कि पड़ोस या फिर आपका दुनिया बुरा नहीं है, आप खुद क्या है अपने सेंसिटिविटी के कारण इसको बुरा बनाते हैं, अपने सोच में बदलाव करके आप इसको अच्छा भी बना सकते हो। नेक्स्ट, द पैसेज इज अबाउट, पैसेज किसके बारे में है, आवर डिसएग्रीएबल एंड हॉस्टाइल वर्ड, अ काइंडली एंड प्लीजेंट वर्ड, आवर डिफरेंट एंड अनरिस्पॉन्सिव वर्ड, द वर्ल्ड एंड व्हाट वन मेक्स ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर डिसएग्रीएबल मतलब कि एक अप्रिय, अप्रिय के साथ साथ यहाँ पे क्या था, अप्रिय, अप्रिय के साथ साथ हमने देखा था हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब आप शत्रुता ले सकते हैं, शत्रुतापूर्ण दुनिया से है क्या। पैसेज किसके बारे में है, एक बहुत ही अप्रिय और शत्रुतापूर्ण दुनिया के बारे में है, कि एक बहुत ही दयालु और खुशनुमा दुनिया के बारे में है। आवर डिफरेंट एंड अनरिस्पॉन्सिव वर्ल्ड, हमारी अलग अलग दुनिया के बारे में, या फिर द वर्ल्ड एंड व्हाट वी मेक्स इट। मेरे हिसाब से जो शीर्षक होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि वर्ल्ड एंड व्हाट वन मेक्स ऑफ इट, दुनिया कैसी है और एक इंसान इसको कैसा बना सकता है, कैसे अपने ओन वेज को, तरीकों को बदल कर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो पैसेज के 2 क्वेश्चन डील हो गए हमारे। पैसेज से संबंधित तीसरा तो ग्रामर था, बन गया है। चौथा देखिए, डैश दे आर सेल्डम डिसअपॉइंटेड, द अबव स्टेटमेंट डिनोट्स द सच मैन। ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिया हुआ है, जहां पे भी आपको इन्वर्टेड कॉमा देगा आप इसको पैसेज में खोजोगे। पैसेज में जैसे ही आप खोजोगे, देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है दे आर डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो ये पैसेज से रिलेटेड बात है। अब देखते हैं कौन है इससे रिलेटेड। डैश दे आर सेल्डम डिसअपॉइंटेड, उस लाइन के बारे में कहता है ऑथर, द अबव स्टेटमेंट डिनोट्स सच मैन, जो ऊपर जो स्टेटमेंट है कैसे लोगों के बारे में बात कर रहा है, who welcomes difficulties as a moral booster, जो हमेशा क्या करते हैं, मुश्किलों का स्वागत करते हैं, उनके लिए कर रहा है क्या, गलत। जनरली डू नॉट फेल टू ओवरकम अक्रॉस ट्रबल, जो हमेशा मुश्किलों में पड़ने से नहीं बचते हैं, हमेशा मुश्किलों में एक तरीके से पड़ ही जाते हैं, सही बात। डू नॉट हैव टू फेस एनी ट्रबल, जो परेशानी का सामना ही नहीं करते हैं, गलत बात। और लास्ट कहता है मैनेज टू कीप अनरफल्ड इन द फेस ऑफ डिस्कम्फर्ट। अनरफल्ड मतलब क्या, सुलझा, सुलझाना बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट कहता है मैनेज टू कीप अनरफल्ड इन द फेस ऑफ डिस्कम्फर्ट, जो हमेशा एक तनावपूर्ण स्थिति में, बिल्कुल डिस्कम्फर्ट की स्थिति में भी लेकिन क्या करते हैं, सुलझा सकते हैं। तो इस पैसेज के कॉन्ट्रास्ट में अगर जाएं
तो ऐसे लोग ही हमेशा डिसअपॉइंट होते हैं जो परेशानियों का स्वागत करने से फेल नहीं होते, मतलब हमेशा परेशानी का सामना करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पैसेज के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमने छोड़ा था। डैश द मैन हु गोज आउट एक्सपेक्टिंग पीपल टू बी लाइक हिमसेल्फ काइंड एंड ब्रदरली विल बी। ऐसे लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उनकी तरह एकदम क्या हो जाएंगे, काइंड हो जाएंगे, ब्रदरली हो जाएंगे। काइंड मतलब क्या रहेंगे, दयालु। ब्रदरली मतलब क्या रखेंगे, भाईचारा। ऐसे लोग सरप्राइज्ड एट द काइंडनेस ऑफ ही मीट्स इवन इन द मोस्ट अनलाइक क्वार्टर्स। जब उनको ऐसे जगह से इस टाइप के रिस्पॉन्स मिलता है तब वो लोग क्या हो जाते हैं, जनरली इंडिफरेंट हो जाते हैं, सरप्राइजिंगली रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, एडवर्स हो जाते हैं कि फेवरेबल हो जाते हैं। ऑप्शन बी सरप्राइजिंगली क्या हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। पैसेज में जाके अगर देखोगे क्लियर ये वर्ड एकदम लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया था, वही लाइन है, देखिए सरप्राइज्ड एट द काइंडनेस ही मीट्स इवन द हाफ क्वार्टर्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि आप देख पा रहे हो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो बचा हुआ क्वेश्चन है हमारा वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 द लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द एक्सप्रेशन थिन स्किन्ड। बिना पैसेज को पढ़े आप थिन स्किन को शायद ही लगा पाएंगे, क्योंकि थिन स्किन एक तरीके से क्या दी गई है, उपमा दी गई है यहाँ पे, है ना, कि वो क्या है, पतली चमड़ी का है। बोलने का ये मतलब नहीं कि उसका चमड़ी ही पतला है, बोलने का मतलब कुछ और ही है ऑथर का। देखते हैं, इनसेंसिटिव होगा उसका मतलब कि इंटेलिजेंट होगा, कि ऑकवर्ड होगा, कि ऑब्स्टिनेट होगा। साथ में बोल रहा है एंटोनियम मतलब उसका ऑपोजिट। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि थिन स्किन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सेंसिटिव, बताया था मैंने ऊपर वहां पे। सेंसिटिव मतलब क्या होता है, संवेदनशील। सेंसिटिव का मतलब क्या, एकदम संवेदनशील जो व्यक्ति होता है, उसी को अगर लिया जाए तो यहाँ पर इनसेंसिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, असंवेदनशील हो जाएगा। एक तरीके से बिल्कुल सही आंसर हमको यहीं पे ही मिल गया है। अगला देखें तो इंटेलिजेंट मतलब एकदम क्या, बुद्धिमान, चतुर। थिन स्किन का ऑपोजिट बुद्धिमान होगा क्या। ऑकवर्ड मतलब क्या, एकदम अजीब। और ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है, हठी, जिद्दी। थिन स्किन का मतलब अगर होता है सेंसिटिव या फिर संवेदनशील, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा इनसेंसिटिव। बुद्धिमान, अजीब और जिद्दी अलग शब्द है। तो यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एक बार लास्ट बार आप इस पैसेज को नजर डालिए। पैसेज कुछ ऐसा दिखता था, पैसेज को सॉल्व करने का तरीका था, हम पहले उन क्वेश्चंस को बनाते गए जिसमें पैसेज को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, फिर हम उन क्वेश्चंस पे गए जहां हमको पैसेज से उत्तर मिलने वाला था। ठीक है, तो ये अप्रोच एक आप रख सकते हैं, बहुत बढ़िया अप्रोच है ये हल करने का। एक और बात समझिएगा, कई लोग सोचेंगे मैडम बहुत टाइम लग रहा है इसमें, तो उनको मैं बता दूं टाइम अभी यहाँ पे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये मैं यहाँ पे अप्रोच बता रही हूँ आपको। मैंने यहाँ लगभग हर शब्द का हिंदी तात्पर्य बताया है, आपको कलेक्ट कराया है, लिखा है, बहुत सारी चीजें की हैं। बट एग्जाम हॉल में जब आप स्वयं अकेले हल करते रहेंगे ना, तो ये चीजें बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड ही चलेंगी। तो आप अप्रोच ये वाला रखिएगा, यहाँ पे गति मत देखिए, धीरे हो रहा है, देर हो रहा है, एक्यूरेशन को देखिए, एक्यूरेट होना चाहिए उत्तर, है ना। तो ये बात है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, डबल राइट किया है मैंने, वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, क्वेश्चन नंबर 4 बन गया, और अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी हमारा रेडी है, और लास्ट हमारा देखे थे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी रेडी है। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा हमारा सेशन बहुत बढ़िया तरीके से पूरा होता है, जहां आप लोगों ने पोयम और पैसेज को क्या किया है, सॉल्व किया है। पोयम और पैसेज हमने यहाँ सॉल्व किया है, और साथ ही हमने तरीके देखे, स्ट्रेटेजीज देखी जो हमको एग्जाम में काम आएंगी। तो इसी तरीके से आप बिल्कुल अपने जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको निकालिए, उनको हल करिए, साथ ही अपने शब्दावली पे ध्यान रखिए। आपने देखा ही था कि शब्दावली के बिना पैसेज पोयम सॉल्व करना थोड़ा सा क्या होता है, टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कभी कभी ऐसे सिनोनिम एंटोनियम वाले में तो उसके बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, तो ये था आपका अप्रोच सॉल्व करने का। अगर आपको ऐसे ही और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर करके कमेंट में बताइएगा। अगला वीडियो बिल्कुल उसी टॉपिक पे होगा, बिल्कुल आप लोगों की डिमांड के हिसाब से ही मैं वीडियो यहाँ पे रेडी करती हूँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।